सरल भारत की प्रशासनिक वार्ता में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका। जैसा कि हम हर बार देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव दर्शकों के साथ साझा करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा एक और बहुत बेहतरीन दिन है जिसमें हम रिस्पेक्टेड डीजीपी उत्तराखंड मिस्टर अशोक कुमार सर को आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मैं सबसे पहले सीधा प्रश्न करूंगा। मैं एक आईआईटीएन से बात कर रहा हूं, मैं एक राइटर से भी बात कर रहा हूं, मैं एक मोटिवेटर से भी बात कर रहा हूं, साथ ही साथ एक प्रदेश के पुलिस के मुखिया से भी बात कर रहा हूं। तो सर, कैसे अनुभव रहे आपके इस दौरान के? अब वो तो बहुत ही लंबे अनुभव है, अब 30 साल से अधिक हो गए। और आईआईटी का कल्चर अलग है, एक लेखक के रूप में अलग अनुभव है। और पुलिसिंग के तो है ये लगातार पिछले 30 वर्ष से चल रहे हैं। जी सर। अब सर, जी, अभी आपके द्वारा एक लगातार बहुत अच्छा काम किया जा रहा है जो आपकी सोशल मीडिया पे देखा जाता है, जो हौसला अभियान है अभी, उसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे उत्तराखंड के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? देखिए, बेसिकली मिशन हौसला का पर्पज ये था कि जो कोरोना काल है, बहुत ही कठिन काल है और इसमें बड़ी आपदा है, महामारी है, सभी लोग परेशान हैं। संक्रमण की दर पहली वेव से 6 गुना ज़्यादा है और ज़्यादा थी, अब तो ढलान पे आ गई। और जो है पुलिस वाले भी परेशान हैं, उनकी फैमिलीज़ भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। उनको आराम से आसानी से राशन, खाना-पानी उन सब की दिक्कतें हैं, दवाइयों की दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कतें हैं। तो इस सब को देखते हुए हमने पुलिस में मिशन हौसला चलाया उत्तराखंड, जिससे कि हम लोग जनता की मदद से जो जो लोग मदद कर सकते हैं, उनके सहयोग से ऐसे लोगों की मदद करें जिनको मदद की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने थाने को नोडल केंद्र बनाया और ऐसे करके हमने कई हजार 70-80 हजार लोगों की मदद जो है अभी तक कर दी है मिशन हौसला को। दूसरा ये भी है कि जिससे कि कम से कम हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, हमारी पुलिस के जवान मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी फैमिलीज का भी हौसला बना रहे, उनका मनोबल ना टूटे। जो कोरोना संक्रमित हैं उनको भी हम पॉजिटिव मानसिक उस तरह के भी सहयोग देते हैं, जिससे कि उनका भी हौसला ना टूटे। और आम पब्लिक भी हमसे जुड़ी रहती है, तो हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। एक प्रकार से मिशन हौसला इन कठिन समय में इस कठिन समय में सबका हौसला बनाए रखने की एक कवायद है और उसके माध्यम से सब लोगों ने पॉजिटिवली बेनिफिट किया है, मतलब एक दूसरे को, और पूरे जी समाज सर। को, पूरी सोसाइटी को उसका इसको सर, फायदा है। आपके इस मिशन को पूरे देश में सराहा जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपसे इससे जुड़ रहे हैं। सर, मैं इसी चलते कुछ चर्चाएं करना चाहूंगा आपकी किताबों से रिलेटेड। जो खाकी में इंसान करके किताब है, अभी आपकी फेसबुक वॉल पे सर उसकी एक समीक्षा भी पड़ी है, वो भी काफी प्रसिद्ध हुई है। सर, मैंने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की और जाना सर उस दौरान जो आपके संघर्ष का समय था, आपने जिनको बहुत भली भांति चित्रित कर दिया, जो पढ़ रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ। उसमें सर आपने कुछ अपने द्वंद्वों की चर्चा की है कि बहुत सारे द्वंद्व थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सर, आज जब आप इस मुकाम पर हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उन द्वंद्वों का क्या हुआ सर? क्या नए द्वंद्व आ गए दोबारा हाँ, से? आपने बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट पकड़ा है। और ये जो द्वंद्व काल था, ये आप समझ लीजिए 1990-91 का काल था। तो जी आज 30 साल हो गए उन बातों को, जब मैंने आईआईटी का पीरियड छोड़ के और तैयारी का पीरियड छोड़ के जब फील्ड ट्रेनिंग में, जिसे बोलेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए मैं इलाहाबाद आया था। एकेडमी की ट्रेनिंग पूरा करके, जो हमारी एकेडमी ट्रेनिंग होती है जी। वो मसूरी में होती है 4 महीना, और फिर हैदराबाद होती है, नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। तो वो ट्रेनिंग पूरी करके जब हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद पहुंचे, तो वहाँ शुरुआती दौर में मुझे डाउट्स थे, मेरे बहुत सारे द्वंद थे मन में कि ये जो मैंने देखा ना, सामंती मान मर्यादा और उसके गोल गोल दायरे, इन्हीं पे चलते हैं लोग, इन्हीं पे चलने की सीख देते हैं लोग। तो मेरा कहना है कि इन मान मर्यादाओं के दायरे से बाहर आना, बंधी हुई लीक को तोड़ना और खाकी में रहते हुए इंसान बने रहना इतना मुश्किल तो नहीं। तो ये द्वंद है कि इन जो मान मर्यादाओं के सामंती फ्यूडल सिस्टम है, उसके जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उसके बीच में रह करके क्या हम इंसान बने रहेंगे, रह पाएंगे? वो द्वंद है। तो मेरे ख्याल से वो द्वंद आज खत्म है, क्योंकि पूरी अच्छी तरह से पुलिस में आके रह के भी आप इंसान बने रहना बहुत आसानी से संभव है।
ये हमने 30 साल के सेवा काल के बाद आज हम कह सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मेरा द्वंद था, उसमें मैंने मेंशन किया है संभवतः दूसरे चैप्टर में या तीसरे में, कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। एक अर्ध सत्य को मैंने कोट किया है, चक्रव्यूह को कोट किया है, कि जो हम सोच रहे थे कि भाई पूरे आईआईटी सिस्टम छोड़ करके आ रहे हैं कि हम लोगों की सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, और यहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक जन सेवा का बहुत स्कोप है सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ आके तो दूसरा ही दिख रहा है सिस्टम। सब लोग अपनी अपनी पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने को ही जो सामंती सिस्टम होता है, फ्यूडल सिस्टम, वो तो वो अपनी अपनी सत्ता को, अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने में लगे रहते। तो मुझे लगता था कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, मैं किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया हूँ कि जो मैं चाहता था करना वो नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं करना तो जरूर कर सकते हैं। ये सिस्टम में इतने ज्यादा स्कोप है आपको करने का। ये अलग बात है कि अगर आप खुद नहीं चाहते तो आप धीरे धीरे स्टेटस कोइस्ट होते जाते हैं, मतलब यथास्थितिवादी होते जाते हैं। तो आपको खुद पावर कॉरिडोर अच्छे लगने लगते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आप उस रंग में ढल जाएंगे, किंतु अगर आप शुरू से केयरफुल हैं तो आप अपने ऊपर गलत रंग नहीं चढ़ने देंगे और आप अपने रंग को ही जिंदा रखेंगे आखिरी तक। तो वो जो द्वंद था कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, तो मैंने तो 30 साल के बाद यही पाया कि बिल्कुल सही जगह आए हैं और यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है लोगों की सहायता करने का, बहुत ज्यादा स्कोप है। और इससे पुलिस है सर्विस, उसके लिए कोई पुलिस से अच्छी इस काम के लिए कोई और सर्विस नहीं, अगर आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। सर हमारे काफी दर्शक कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। सर मुझे एक और प्रश्न इसी से संबंधित मैं एक दर्शक का लेना चाहूंगा। लोग कह रहे हैं सर आप काफी साहित्य प्रेमी हैं, तो अब वो लोग जानना चाह रहे हैं, युवा हैं स्पेशली, कह रहे हैं कि सर आप कौन सी किताबें प्रेफर करते हैं, आप किन को पढ़ते हैं, और एक डीजीपी के तौर पर आप अभी क्या पढ़ते हैं, कौन सा साहित्य पढ़ते हैं? मेरे इंटरेस्ट जो है लाइफ में पढ़ने में चेंज भी होते रहे हैं। जी और मैंने मतलब हिंदी साहित्य भी बहुत पढ़ा है, जी प्रेमचंद जी से लेकर के, गे से लेकर के, मुक्ति बोध से लेकर के मैंने हिंदी साहित्य काफी पढ़ा है। और फिर मैंने हिंदी के माध्यम से बंगाली साहित्य बहुत पढ़ा है। शरद चंद्र मेरे फेवरेट रहे हैं कभी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। एजेज है, स्टेजेज होती हैं, किसी फेज में वो बहुत फेवरेट थे। फिर मैंने रशियन लिटरेचर बहुत पढ़ा है, वो भी अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से, दोस्तोयेव्स्की वगैरह, वो भी मेरे बहुत ही फेवरेट रहे। बल्कि टोल्स्टॉय को लोग बहुत बड़ा वो करते हैं, मैंने टोल्स्टॉय को भी पढ़ा है, बट मुझे दोस्तोयेव्स्की ज्यादा अच्छे लगते थे। इसी तरह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत पढ़ा है, मतलब मार्क ट्वेन से लेकर के और चार्ल्स डिकेंस तक काफी पढ़ा है मैंने इंग्लिश लिटरेचर। तो सर मैं मैं जानना चाहूंगा कि सर एक वेस्टर्न कोई राइटर जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और एक कोई इंडियन राइटर जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने कहा ना, वो फेजेस में चेंज होता रहता है। अच्छा आप जी मेरा सर। पॉइंट समझ गए ना। कभी मैं 10वीं क्लास के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा सबसे पहले तो मैं 4th क्लास में मैंने महाभारत पढ़ ली थी, तो महाभारत आज भी मेरा फेवरेट है ना। तो जी डिपेंड करता है, वो एज के साथ भी चेंज होता है। उन दिनों कुछ और पसंद था महाभारत का, आज कुछ और पसंद है। 4th क्लास में जब मैंने पहली बार पढ़ी, तो 10वीं के बाद मैं लिटरेचर रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। किंतु जैसा मैंने कहा कि एक स्टेज पे मुझे शरद चंद्र बहुत फेवरेट थे मेरे, आज भी मुझे अच्छे लगते हैं शायद, पर उतना मैंने इतना पढ़ लिया उसकी ज्यादा पढ़ने की वो भी नहीं है। तो डिपेंड करता है। जैसे आज की तारीख में कहूँ, मैं आज की तारीख में नॉन फिक्शन ज्यादा देखता हूँ, है ना, नॉन फिक्शन ज्यादा जी पढ़ता हूँ। जैसे आर्कियोलॉजी में और मैथोलॉजी में, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। आजकल मनोज बाजपेयी सिनोली पे जो वो निकली है, सिनोली की जो खुदाई हुई है महाभारत कालीन जी में, जी। उस पे उनका काफी अच्छा वो आया है एपिसोड। तो उस हाँ, तरह की चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। तो मतलब कहीं ना कहीं लिटरेरी साहित्यिक वर्ल्ड से जुड़े हैं, और उसमें भी मैं पोइट्री भी पढ़ता हूँ, कहानियां भी पढ़ता हूँ, और उपन्यास भी पढ़ता हूँ, पढ़ता रहा हूँ। आज की डेट में जब से एक्टिव पुलिसिंग में है, उनके लिए समय कम रह गया। ठीक है। जी अच्छा, उसमें एक जनरे है, मैं बता दूं, हिंदी में खासकर, जो जो हमारे एपिक्स को या इतिहास को, को कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप समझ रहे हैं? जी मतलब सर। जैसे सोमनाथ शास्त्री जी की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है,
वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ, हाँ। यस। इस तरह की कहानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में भी पीन करती हैं, और उस समय की संस्कृति, साहित्य और उस समय की समाज का और कहीं ना कहीं आज भी आइडिया। रिलेवेंट है वो। यस। नहीं, और वो आइडिया भी लगता है ना, जब सोमनाथ के पे अटैक हुआ तो उन दिनों भारतीय सोसाइटी क्या थी, किस तरह का माहौल था, तो उसका चित्रण आपको देखने को मिलता है। ये याति करके एक किताब है, खांडेकर की, मराठी होता रहा, साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छी है ये याति। यानी कितना पुराना हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है, हिस्ट्री और माइथोलॉजी से जुड़ी बात। सर अब मैं उसने एक और अपना, दर्शक का अगर प्रश्न आपको लेना याद हो तो चाहूंगा। उसने अपना बुढ़ा अपनी जवानी दे दी थी अपने फादर को। ये ये जो, सर, ये सर। हाँ, तो उसमें ऐसी बहुत सारी मैंने कहा बहुत वैरायटी की चीजें मैं पढ़ता रहता था। आज की जी सर, तारीख तो में एक समय दुनिया नहीं है। समानांतर जैसा। हाँ। एक दुनिया हाँ, समानांतर किताब सर आपने शायद पढ़ी होगी, मुझे आशा है। ये मुझे एक नहीं दुनिया। मैंने पढ़ी। अच्छा, किन्होंने उसमें भी लिखी सर है? लगभग यही कहानियां हैं। अच्छा, ये किन्होंने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? राजेंद्र यादव जी ने सर, राजेंद्र यादव जी तो अभी वर्तमान में यूपीएससी की सिलेबस में है, हिंदी साहित्य में ही है। अच्छा, अभी यूपीएससी में लगी है एक दुनिया समानांतर है? हाँ लगी सर, यूपीएससी में लगी है, अच्छा, राजेंद्र यादव जी की। हमारे टाइम में आगे की किताबें लगती थी ना, शेखर एक अच्छा हाँ हाँ। जीवनी और गोदान, ये सब था, प्रेमचंद जी। हाँ हाँ सर, गोदान तो अभी भी लगा हुआ है, अज्ञे जी की भी काफी है। सर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ अच्छे प्रश्न आ रहे हैं सर। एक दर्शक पूछ रहे हैं सर, जब आप चामोली में एसपी थे, उस समय पूरे उत्तराखंड में काफी उपद्रव हो रहा था, लेकिन चामोली सर सबसे शांत जिले में गिना गया था, शांत जगह में था। तो सर आपने उस समय, एक यंग थे आप, तो काफी यंग तो सर अभी भी आप बिल्कुल दिख रहे हैं, उस समय काफी यंग थे, तो आपने सर कैसे वो चीजें हैंडल की? क्या कुछ रणनीति सर आपने अपनाई? आप युवाओं लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो सक्सेस मिली आपको? नहीं, बेसिकली एक तो हमने, जब आंदोलन शुरू हुआ, शुरुआती जी। दौर में आरक्षण विरोधी आंदोलन, फिर धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में परिवर्तित हो जी। गया। और हमने उसमें शुरू से एक स्टैंड लिया कि भाई हम राज्य निर्माण के विरोध में तो है नहीं। उन दिनों यूपी के पार्ट थे, 94 की यस। बात है, जब मैं एसपी चमोली था, और रुद्रप्रयाग भी चमोली जिले का ही अंग होता था। तो हमने कहा कि हम तो आपके पूरे आंदोलन के समर्थक हैं, पहला स्टैंड हमने ये लिया। तो आप जब तक आंदोलन पीसफुल रखेंगे, हम आपकी पूरे आंदोलन का सहयोग, मतलब वो सपोर्ट करेंगे, और आपके ज्ञापन वगैरह सब ऊपर जो है राष्ट्रपति जी या गवर्नर महोदय सबको भेजते रहेंगे। आपसे हमारा एक ही विनती है कि हमारी आपकी कोई टकराहट नहीं है, जब तक आप आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे। तो पुलिस, तो लोगों ने हमारी बात मानी, तो हमारे यहाँ आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक चला। फिर एक फेज आया, एक दो दिन का, जब जो है रामपुर तिराहे में बहुत बड़ा कांड हो गया, और बहुत सारी उसमें लोग प्रभावित हो गए, हिंसक घटनाएं भी हुई, और बड़े बड़े आरोप भी लगे लड़कियों के साथ बदतमीजी के। तो ऐसे में थोड़े से लोग एजिटेटेड हुए, बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था, स्वाभाविक भी था, गुस्सा स्वाभाविक। तो हमने उसको भी एक दो दिन आसानी से शांत होने दिया, गुस्से को। और फिर उसको और ठंडा करने के लिए हम लोगों ने एक प्रकार से आपसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी किया। हमारी पुलिस लाइन में हमने कभी उनके साथ, युवा पीढ़ी के साथ क्रिकेट खेला, कभी फुटबॉल खेला, तो वो सब जो है पॉजिटिव रहे और नॉन वायलेंट रहे। सबसे बड़ी बात है कि नॉन वायलेंट रहे। तो हमारे यहाँ इसलिए आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। कई जगह, हर जगह लगभग डेथ हुई, चमोली में कोई एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। सर आपका जो पुलिस में जो आपका वो देखा जा रहा है, मतलब आप काफी समाज सेवा में इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारा युवा फॉलो करता है, दिख रहा है। सर जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, वो सर उसको आप कैसे देखते हैं? ये समाज से कैसे जोड़ती है पुलिस को, और क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं सर, तो आप उन लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर? कम्युनिटी पुलिसिंग एक प्रकार से कम्युनिटी के लिए पुलिसिंग है, कम्युनिटी की मदद से पुलिसिंग है, कि कैसे हम कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करें। मतलब कम्युनिटी हमारे ईयर्स एंड आइज बन जाते हैं, वो हमारे साथ हमें सूचना देते हैं, वो हमारे साथ पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो पुलिस के उस काम में एड करते हैं, सहायक बन जाते हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक्सपीरियंस समय समय से चल रहे हैं, मतलब थानों में कम्युनिटी लाइजन ग्रुप्स बन जाते हैं, उनकी अ, मासिक तौर पे बैठक हो जाती है, तो उनसे आइडिया लिया जाता है। जितना ज्यादा हम कम्युनिटी से मिल करके पुलिसिंग करेंगे, उतनी बेहतर होगी, क्योंकि कम्युनिटी के लिए है ना पुलिसिंग।
जी सर। तो ये मेरा आइडिया। जी सर, एक और बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आपकी किताब में भी सर इसका रेफरेंस है कि पुलिस की बहुत बड़े एक तबके में पुलिस की इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी डरावनी टाइप की इमेज बनी हुई है, बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग काफी डरते हैं पुलिस के पास जाने से, या पुलिस कहीं से, बच्चों को भी हमारी समाज में बताया जाता है बेटा चुप हो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी। तो पुलिस ये को सारी वायरल चीजें सर, बनाते हैं। हाँ हाँ सर, ये कैसे चेंज कर सकते हैं सर हम लोग, और आप लोग क्या प्रयास करते हैं इस चीज को दूर करने के लिए, देखिए पब्लिक और ये करीब आ। ऐसा नहीं है कि ऐसा परसेप्शन है और ऐसा परसेप्शन गलत है, कहीं ना कहीं जी उसकी बैकग्राउंड भी है, कहीं ना कहीं उसकी जी बैकग्राउंड भी है। सबसे बड़ी बैकग्राउंड तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि आजादी से पहले पुलिस को एक प्रकार से दमनकारी तंत्र के रूप में ही यूज किया जाता था। जी जो लोग आजादी के आंदोलन में शामिल होते थे, उनके उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए, जो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते थे, लगान नहीं देते थे, उन पे कार्रवाई करने के लिए। इसलिए जो उसकी हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, उसमें कहीं ना कहीं यूज ऑफ फोर्स है। ठीक है, जी तो वहां से वो इमेज बन गई कि पुलिस तो डराने के लिए, पुलिस तो पावर को उसके लिए। अब मैं हमने जब से टेक ओवर किया है, हम एक स्टैंड लेकर के चलते हैं कि हम लोग जो है डराने के लिए किसको, बदमाशों को, शरीफ आदमी को। ठीक है, तो ये फर्क जो है करने की जरूरत है। यद्यपि जो पुरानी हिस्टोरिकल लीगेसी है उसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा, और हमारे बहुत से लोग हैं जो आज भी कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं नहीं कहता पुलिस के लोग 100% सही करते हैं, कई बार ऐसे उनके केसेस सामने आ जाते हैं तो उनपे हमें एक्शन लेना पड़ता है, उनपे सस्पेंशन वगैरह करना पड़ता है। किंतु जो इमेज ज्यादा खराब है, पुलिस उतनी खराब नहीं है, पहला पॉइंट। क्योंकि जो ब्रिटिश कालीन पृष्ठभूमि थी वो तो खत्म हो चुकी है, उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। और आज की तारीख में हम तो यही स्टैंड लेते हैं कि ऐसी पुलिस बनाए जिसमें आम आदमी को देख करके, पुलिस को देखकर खुशी महसूस हो, डर नहीं खुशी महसूस हो कि अब जी पुलिस आ गई, अब हमारी सहायता होगी, हमारी बात सुनी जाएगी। आम आदमी थाने जाने से डरे ना, हमने हर थाने में जी सीसीटीवी लगा दिए हैं, तो वहाँ किसी जी तरह का मिसबिहेवियर अब नहीं हो सकता। तो वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराने में डरे ना, उसे भरोसा हो कि मैं जाऊंगा तो पुलिस मेरी मदद करे। ठीक है, और पुलिस का डर सिर्फ बदमाशों को होना चाहिए, ये हमारी थ्योरी है। बाकी किसी में जी भी, बाकी सबको पुलिस को देख के खुशी होनी चाहिए। सर, जो आज का युवा है, हर कोई मतलब अधिकतर भारत में सपना पालते हैं कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। और सर वो सोचते हैं कि मैं जाके ऐसा चेंज कर दूंगा, पूरी पुलिसिंग चेंज कर दूंगा, सिस्टम चेंज कर दूंगा। मैं आपसे सीधा प्रश्न करूंगा सर, आप अब बन गए हैं और अब आप क्या ऐसा एक चेंज करना चाहेंगे पूरे सिस्टम में, जो आपके मन में हो, आपको लगता हो कि मैं ये चीज चेंज कर दूं तो शायद अच्छा हो। ऐसा कुछ सर आपने, आप भी मैं विद्यार्थी तो जीवन में होंगे तब आपके मन में होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। जो मैं इससे जस्ट पहले बोल रहा था वही मैं चाहता हूँ। जी आप समझ रहे हैं ना कि पुलिस का डर बदमाशों में हो, शरीफों में नहीं हो। ठीक है, जी सर। और उसको जो है पुलिस जो है विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग करे, पीड़ित केंद्रित। तो मैंने हमेशा अपने 30 साल प्लस जो बिताए हैं पीड़ित केंद्रित पुलिस व्यवस्था में बिताए हैं। किंतु अभी भी जैसा मैं कह रहा हूँ, हमारे सिस्टम में कुछ लोग हैं जो थोड़े लाट साहब बन के रहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो लाट साहब ही उनके खत्म हो जाए और वो जन सेवक के रूप में सबके सामने आए, और वो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग करें। ये मैं इतना बड़ा चेंज चाहता जी सर, मैं बस, आपने काफी समय दिया है सर, मैं बस अंतिम प्रश्नों पर आता हूँ। मैं सर चाहता हूँ कि पहले एक दर्शक का प्रश्न ले लेता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। सर विशाल यादव जी हैं, वो कह रहे सर आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ सर, लेकिन जो हरिद्वार में कुंभ के आयोजन को लेकर कोविड के लिए आपने कैसे सिचुएशन को डील किया, कितना मतलब उत्तराखंड सरकार के लिए क्या कुछ कहा गया, इसको कैसे डील किया सर आपने। हूँ। देखिए पहली बात कि उत्तरा कुंभ से जो है कोरोना का बहुत सुपर स्प्रेड हुआ, उस वो जी थ्योरी पूर्णतः गलत है। उसको जी कोई भी आंकड़ा सपोर्ट नहीं करता है। जी हम बता दें आपको, उसके कई सारे कारण हैं। नंबर एक तो भीड़ जो है, जो पिछले कुंभ होते थे उनसे 1/10 भीड़ आई। जो 2010 का कुंभ था उसमें 1,60,00,000 लोग आए एक दिन में, तो इस बार तो उसका 1/10वां भीड़ आई, नंबर एक। नंबर दो, हरिद्वार के आंकड़े कुंभ से जो पीक डेज थे कुंभ के, 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, 2 दिन थे। उससे पहले के कुंभ के दौरान के और कुंभ के बाद के 15 दिन, इन तीनों स्टेजेस में हरिद्वार के जो कोविड के आंकड़े, जबकि 50,000 टेस्ट हुए, ये भी नहीं कि हमने टेस्ट 1,000 कराया और रोज पर डे 50,000। उन तीनों में हरिद्वार की पॉजिटिविटी रेशो पूरे प्रदेश से कम है, पूरी नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा कम है।
इसी तरह से डेथ रेट कहीं ज्यादा कम है। तो वहां कोरोना तब तक उस रूप में आया ही नहीं था। कोरोना जब ये पीक डेज आए तब महाराष्ट्र में रोज 60,000 केस आ रहे थे, वहां तो कुंभ नहीं था, रोज 60,000 केस आ रहे, और यहाँ पे रोज के 5-10 केस भी नहीं थे। आप समझ रहे हैं ना इस पॉइंट? तो उसका जी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि या तो यहाँ पे 60,000 होते तब कुंभ हो रहा होता, तब वो बहुत बड़ी गलत बात थी। तो पहली बात, वहाँ वायरस उस स्टेज में बहुत कम था। दूसरी बात, हम लोग बॉर्डर पे टेस्टिंग करवाते थे, ठीक है। तीसरी बात जो है जो मैंने कहा पॉजिटिविटी रेट ओवरऑल जो है ओवरऑल आज तक भी हरिद्वार के लोवेस्ट है। तो अगर ऐसा हुआ होता, एक और बड़ी बात, किसी ने कहा कि नहीं आप चेक कराइए, देहरादून में तो बहुत फैला, मई में बहुत फैला। हमने जी पूरा यहाँ का देख लिया, देहरादून से जिसको कोरोना हुआ उसका 1% आदमी भी हरिद्वार नहीं गया, नॉट इवन 1%। तो इसका मतलब वो जी थ्योरी तो गलत हो गई ना कि सुपर स्प्रेड किया। ये जरूर है कि कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ संक्रमित मिले, उनका कुछ ना कुछ असर होगा, थोड़ा बहुत फैला, जरूर फैला होगा, और सुपर स्प्रेड किया वो थ्योरी गलत है। आप एक और बात बताइए, हरिद्वार का खाली हर की पैड़ी नहीं है हरिद्वार। जी हरिद्वार सर। में 18 किलोमीटर लंबे घाट है, कोई बंद कमरा नहीं है कि कोई बड़ा हॉल हो उसमें 1,000-5,000 लोग हों। मतलब 18 किलोमीटर खुले आसमान के नीचे तो आराम से 1-2 लाख आदमी फैल जाएगा। हाँ? जी तो सर। आप देखिए ना, 18 किलोमीटर के एरिया में तो आपकी कितने बड़े बड़े शहर हो जाते हैं। तो उसका खुले में ओपन स्पेस है, लंबे लंबे घाट है, फ्लोइंग वाटर है। इन तीनों बातों का बहुत बड़ा असर है। पानी कोई स्टेगनेंट झील नहीं है, फ्लोइंग वाटर है, जो आप नहाए उसके बाद चला गया आगे। तो मेरे विचार से कोई भी आंकड़ा इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि कुंभ ने जो है कोरोना को सुपर स्प्रेड किया है। ये कई लोग जी अपने उसमें थ्योरीज फ्लोट करते रहते हैं, पर मेरे अपने असेसमेंट में ऐसा सही नहीं। जी सर। मैं सर अपने अंतिम प्रश्न पर आता हूँ। सर जैसा बॉलीवुड में कहा जाता है कि अनिल कपूर आज भी जैसे शुरू में थे वैसे दिखते हैं, और सर आईपीएस में कहा जाता है आप भी सर बिल्कुल वैसे युवा के युवा दिख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सर इस प्रश्न के उत्तर के साथ कि आप आज भी अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, और युवाओं को भी सर आप एक मैसेज दीजिए, जो युवा हौसला अभियान से मिशन से जुड़े ज्यादा से ज्यादा, और पुलिसिंग के प्रति सर और ज्यादा जो लाल फीता शाही है, अफसर शाही है, उन चीजों को सर कैसे अलग करें, और आप युवा से क्या कहना चाहेंगे सर, मेरा अंतिम प्रश्न। पहले तो मैं कहूंगा भी मैं लकी हूँ हेरिडिटरीली, जो मैं अभी तक भी युवा दिखता हूँ। दूसरा ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का मेरा एक वो जरूर है। मतलब यस। हाँ, मैं डेली जो है ना मेरी नेचर है कि 1 घंटा खेलना जरूर है। एक बारी हरिद्वार में 4 दिन का कर्फ्यू लगा, 2004 की बात, 4 दिन का कर्फ्यू। तो उसमें मैं 20-20, 22-22 घंटे बाहर रहता था। तो 23वां घंटा में ये नहीं है कि मैं आके सोऊं, पहले 1 घंटा खेल लूं तो उससे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये मेरी अच्छा। सोच रहती है, बॉडी जो है आपकी फिर से लाइन पे आ जाएगी। एक तो वो है, दूसरा मैं पॉजिटिविटी में बहुत विश्वास रखता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है देश की, उसमें आगे पीछे आपके लगे रहते हैं। तो जी मैं सर। नेगेटिविटी में नहीं जाता, और नेगेटिव चीजों को छोड़ता जाता हूँ लाइफ में, और पॉजिटिव चीजों पे फोकस करता हूँ। यही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो और सर युवा पीढ़ी बहुत को ही यही है कि युवा पीढ़ी अपना पॉजिटिविटी रखे लाइफ में, अपनी एनर्जी को सकारात्मक चीजों में लेके जाए। अ, जी सर। चाहे वो स्पोर्ट्स बहुत है, चाहे सारे दर्शक सर एकेडमिक्स है, चाहे आपसे। कल्चर है, जी नेगेटिव चीजों में न जाए। जी सर। थैंक बहुत यू। सारे दर्शक सर निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे और वो सीखेंगे सर आपके सबक को, आपके अनुभव को। और बहुत ज्यादा सार्थक चर्चा हुई सर आपकी। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा आपका पूरे सरल भारत थैंक यू। परिवार थैंक की ओर यू। से। हमसे थैंक यू जुड़ने के लिए नीरज। सर थैंक यू सो मच।